नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं शिप्पन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज इस प्रोग्राम में जो हम बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे उस पर। तो बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले बात होगी दिल्ली की, जहाँ पर आपको बता दें कि जेपीसी की मीटिंग जो है वो 11 बजे होनी है और 11 बज चुके हैं और ये मीटिंग जो है कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, जहाँ पर वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर चर्चा जो है वो की जाने वाली है और 28 जनवरी को रिपोर्ट पेश करनी होगी। तो बिल्कुल इसी बीच बात अब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी होगी, क्योंकि लगातार अब प्रचार प्रसार जो है उसने रफ्तार पकड़ ली है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये तीनों पार्टी के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर देखा जाएगा। अब देखना ये होगा कि 8 फरवरी को सत्ता किसके हाथ में आएगी, लेकिन उससे ठीक पहले चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल इसके बाद हरियाणा सरकार की बात होगी, क्योंकि नायब सिंह सैनी की बात की जाए जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री है, लगातार हरियाणा के विकास के लिए नए नए कदम उठा रहे हैं और अब उन्हें अपनी 100 दिन की रिपोर्ट, जो नई सरकार बनी उनकी दोबारा से तीसरी बार हैट्रिक, उसकी रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो विकास की नए शिलान्यास और लोकार्पण उनके द्वारा किए जा रहे हैं, कई प्रस्तावों पर मुहर लग रही है और ये 100 दिन की रिपोर्ट उनके द्वारा पेश की जाएगी। तो बिल्कुल अब बात की जाएगी सैफ अली खान पर हमले मामले की, क्योंकि जब उनके घर में रात को हमला हुआ उसके बाद लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि जहां पर पुलिस अपने काम में जुटी है वहीं पर डॉक्टर्स भी अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं। दोनों जब एक दूसरे की रिपोर्ट पेश की जाती है तो कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। आज भी कुछ बड़े खुलासे हुए हैं, उस हवाले से भी आपको अपडेट करें। तो बिल्कुल इसके बाद बात करेंगे बिहार की, जहां पर मोकामा में फायरिंग एक बार फिर से देखने को मिली है और इस बार आपको बता दें कि ये फायरिंग जहां पर पहले सोनू मोनू ने की थी और फिर से एक बार दोबारा मुकेश जो है घेराव में आया है और आपको पूरा बताएंगे कि किस तरीके से मोकामा में ये गैंग वॉर जो है वो चल रही है और कोई ऐसा घर नहीं है वहां पर जहां पर आर्म्स एम्यूनिशन यानी गोला बारूद ना मिले। तो इन पर चर्चा होगी और सबसे पहले चर्चा की जाने वाली है मोकामा को लेकर। तो बिल्कुल इसी बीच अब बात होगी किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि आमरण अनशन का आज 60वां दिन है और लगातार पिछले 60 दिनों से जो डल्लेवाल हैं वो लगातार आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज उनकी क्या कुछ स्थिति है इस हवाले से आपको पूरा अपडेट करेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे न्यूज रूम लाइव की। सबसे पहले बात होगी एक अहम खबर की, जहां पर जेपीसी की मीटिंग आज दोपहर, अगर बात की जाए अभी कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी, यानी कि 11 बजे का समय तय किया गया था। अब कब ये शुरू होगी वो भी आपको लगातार साथ साथ अपडेट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जेपीसी को लेकर बड़ी खबर, जहां पर ये बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। तो बिल्कुल यहाँ पर जेपीसी की अभी मीटिंग 11 बजे शुरू होनी थी, जहां पर तमाम जम्मू कश्मीर की भी अगर बात की जाए तो नेता मीरवाइज उमर फारूक भी वहां पर पहुंचे और वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जो है वो चर्चा की जाने वाली है और इसमें रिपोर्ट जो है 28 जनवरी को सौंपनी है। तो फिलहाल आपको बता दें कि वक्फ संशोधन अधिनियम पर जेपीसी की एक अहम बैठक है। 28 जनवरी को लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट मिल सकती है और यहाँ पर यही कहा गया है कि हर वो जमीन जो वक्फ बोर्ड के कब्जे में है उसे जो है वो छुड़वाया जाएगा। इस तरीके के बयान भी नेताओं के द्वारा, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी सामने आए हैं और फिलहाल थोड़ी देर में ये मीटिंग जो है वो शुरू होने वाली है दिल्ली में। तो बिल्कुल आपको बता दें कि जेपीसी की एक अहम बैठक की शुरुआत हो चुकी है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर जेपीसी जो है वो चर्चा करेगी और 28 जनवरी को लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लोकसभा स्पीकर को जेपीसी अपनी ये अहम रिपोर्ट सौंपने वाली है और तमाम बातें सामने आ जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल 11 बजे का वक्त जो टाइम था वो प्रस्तावित था और इसी के तहत अब ये मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो आपको बता दें कि काफ़ी अहम मीटिंग, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि तमाम बड़ी बातें इसमें सामने आएंगी, लेकिन 28 जनवरी को जब लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट पेश की जाएगी तो तब ये तमाम चीज़ें साफ हो जाएंगी। बिल्कुल यहाँ पर वक्फ संशोधन बिल पर आज जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति की अहम बैठक है ये, और जेपीसी की बैठक में समिति के सामने आज कश्मीर के धार्मिक प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक भी पेश होंगे और सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक के बारे में अपनी आपत्तियां जो है वो बताएंगे। फिलहाल बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त समिति ने विपक्षी नेताओं द्वारा व्यक्त की गई आपत्तियों के बाद अपने विचार विमर्श रखे हैं।
जा रहे हैं जेपीसी चेयरमैन सर थोड़ा बाहर आ जाइए सर, उनसे मिलने, मीडिया से मिलने और जो भाई साहब थोड़ा अरे मोबाइल ही हटाओ भैया। कुछ ऑब्जेक्शन है क्या सर आपको इस थोड़ा मोबाइल बात करेंगे हम इसीलिए हमारा डेलीगेशन आया है मुत्तहिदा मजलिस उलमा का, थोड़ा मोबाइल और जो हमारे जो रिजर्वेशंस हैं, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है वक्त के हवाले से वो हम पेश करेंगे। एक डिटेल मेमोरेंडम भी हमने लाया है, वो भी हम पेश करेंगे। जो जम्मू कश्मीर के जो तमाम जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके साथ साथ करगिल और जम्मू की भी रिप्रेजेंटेशन, लेह की भी रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ है। तो हमारे जो कंसर्न्स हैं प्रपोज जो वक्फ अमेंडमेंट है उसके हवाले से, वो हम जेपीसी के सामने रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो इश्यूज़ हम रेज़ करेंगे उसे सीरियसली वो डिस्कस करेंगे, डेलिब्रेट करेंगे और उन कंसर्न्स को जो है वो एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है। ताबिश, आज जेपीसी की मीटिंग शुरू हो चुकी है, 28 जनवरी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी लोकसभा स्पीकर को। उससे पहले ये जो मीटिंग होगी कितनी महत्वपूर्ण, कितनी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, देखिए मीर उमर वाइस फारूक साहब का जो डेलीगेशन है, उनके जो 7 लोग आए थे वो अंदर पहुंच चुके हैं और अभी जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है जो डेलीगेशन हमारा आया है जम्मू कश्मीर लद्दाख, सभी लोग मिलकर के हम लोग अंदर जा रहे हैं और सारे मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं और ये सब लोग जाकर के अपनी बात रखेंगे, डेलीगेशन के सामने अपनी रिपोर्ट फाइल करेंगे। इन लोगों को उम्मीद है कि जो ये मुद्दे उठाने यहाँ पर आए हैं उन मुद्दों पर सरकार बहुत गंभीरता से विचार करेगी और उनके अंदर अमेंडमेंट जो बिल अमेंडमेंट बिल को लेकर के लगातार जेपीसी में बातचीत चल रही है उसमें इनके को तरजीह दी जाएगी। यानी कि जो आज सुबह जब हमने जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि हम सभी लोगों को मौका दे रहे हैं कि हर कोई समाज के लोग, हर स्टेट से लोग आकर के हमारे सामने अपनी बात रखें और हम कोशिश करें कि हम उसका अमेंडमेंट कर सकते हैं। उसमें अगर उनके कोई ऐसे सुझाव हैं तो उन पर जरूर विचार किया जाएगा। तो आज ये डेलीगेशन अंदर गया है, कुछ ही सेकंड्स में मीटिंग शुरू होने वाली है क्योंकि लोग लगातार अंदर पहुंचे हैं। अभी कुछ ही मिनट पहले लोग पहुंचे हैं, उमर फारूक जो है उनको वो अंदर पहुंचे हैं। हालांकि मीडिया से बहुत खुल करके वो बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 1-2 बातें जरूर कही हैं कि हम लोगों को उम्मीद है कि सरकार ने अगर हमें बुलाया है तो हमारे मशवरे पर भी सरकार अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगी। हम अपनी बात रखने के लिए आए हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर कहीं ना कहीं तवज्जो देगी। सो पार्लियामेंट में ही हम मौजूद है जहां पर ये पूरा डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद है और डेलीगेशन के सामने, जेपीसी के सामने लोग अपनी पूरी बातचीत रखेंगे। जगदम्बिका पाल ने सुबह भी हमसे बातचीत करते हुए ये कहा था कि हमें जो भी लोग अपनी क्यूरीज दे रहे हैं, जो भी अपने सुझाव दे रहे हैं, जो अपनी बातें बता रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनमें अगर कोई अच्छे सुझाव हैं तो उनको बेहतर किया जा सके। साथ ही ये भी जगदम्बिका पाल जो जेपीसी के चेयरमैन, उन्होंने ये भी कहा था कि इस पर अफवाहें ज्यादा फैलाई जा रही हैं कि मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा, खानखाओं को बंद कर दिया जाएगा, मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी हथिया ली जाएगी। ये सब एक तरह की अफवाह है। इस तरह का कोई इस बिल के अंदर कोई इससे ताल्लुक नहीं है। सिर्फ प्रॉपर्टी को मजबूती के साथ देखना, उनके कागजात, ये तमाम सवालों पर उन्होंने बातचीत की। यहाँ ताबिश एक और सवाल है कि वक्फ बोर्ड की अगर बात की जाए तो आपत्तियां इन धर्म जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा रखी जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक और बात आई थी कि जो जमीन दान में दी जाएगी वही वक्फ बोर्ड के अंदर आएगी। तो क्या लगता है अब इस जेपीसी की मीटिंग के बाद किस तरीके के परिणाम आ सकते हैं, या जो आपत्तियां ये धर्मगुरु रख रहे हैं सामने, उनको लेकर क्या कुछ फैसला हो सकता है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार एक जो बात कही जा रही है कि जो प्रॉपर्टियां हैं, वक्फ की जो प्रॉपर्टियां हैं, सरकार उन पर निगाहें जमाए हुए है। अपोजिशन लगातार इस तरह का आरोप सरकार पर लगा रहा है और ऐसे में अब चूंकि ये पूरा मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ा था, पिछले कुछ दिनों हमने देखा था पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद अब खुद आज जेपीसी के चेयरमैन ने हमसे सुबह जब बात की तो उन्होंने कहा था कि कई अफवाहें और कई रूमर फैलाने की कोशिश की जा रही है। जो अफवाहें हैं उनको पूरी तरह से खारिज किया जाएगा। जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसको एक एक करके जेपीसी के सदस्यों के सामने, जो कमेटी के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनके सामने रखा जाएगा और उन पर बातचीत की जाएगी। यानी सबको मौका दिया गया है, ऐसा नहीं कि किसी को मौका नहीं दिया गया, सबकी बात सुनी गई है, सबके मशवरे मांगे गए हैं। खासतौर से उन्होंने जाकिर नायक जाकिर नायक के बात को रखते हुए उन्होंने कहा था कि जाकिर नायक ने यह कहा है कि जेपीसी आने के बाद बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे, मुसलमानों के लिए बहुत गलत हो जाएगा। और सुबह जगदम्बिका पाल ने नाम लेकर के बाकायदा जाकिर
नायक की तमाम बातें कही थी, उस पर भी हमने उनसे सवाल किया था कि ये जो पूरी तरह से बातें कही जा रही हैं इसमें क्या सच्चाई है। देखिए सरकार का कहना यह है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनके कागज होने बेहद जरूरी हैं। जिन लोगों ने संपत्तियां हड़प ली हैं उनका वापस आना जरूरी है, उनसे संपत्तियां खाली कराई जाएंगी और जिन संपत्तियों के कागज नहीं है उन पर सरकार विचार विमर्श करेगी और वो जेपीसी के सामने बात रखी जाएगी। ताबिश, ये भी एक सवाल बनता है ना कि अगर वक्फ बोर्ड की बात की जाए, उनको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन दिखानी है, अगर वो जमीन सच में वक्फ बोर्ड की है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आगे अगर उसको रिपोर्ट देनी हो तो इन लोगों को घबराने वाली भी कोई बात नहीं है इसमें। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ की संपत्ति पर जिस पर वक्फ दावा करती है उस पर कोर्ट का हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन सरकार इसमें एक नया प्रावधान जोड़ने जा रही है। तो उसमें वो अगर प्रावधान जुड़ता है तो कई चीजों में बदलाव हो सकता है। क्या कोर्ट इसमें सीधा हस्तक्षेप कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, वक्फ में जो है मुस्लिम्स के अलावा भी मेंबर्स जोड़े जाएंगे, इसको लेकर के भी शुरुआत में आपत्ति दर्ज कराई गई थी। तो कई सारी चीजें हैं। जहां तक प्रॉपर्टी और कागज की बात है, सरकार कह रही है अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है और उसके कागज हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है, और जिनके कागज नहीं है, जिनको जो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर विवाद है, उन पर कुछ ना कुछ रास्ता निकलना चाहिए। लगातार ये बात कही जा रही है, लेकिन आज देखना होगा। अभी तो देखिए फाइनल चीजें जब निकलेंगी, जब जेपीसी की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी कि आखिर रिपोर्ट क्या तैयार हुई, क्या मसौदा तैयार हुआ है, मसौदे के अंदर क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं, किन डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी, कौन से कागजात सरकार पूरा करने के लिए कहेगी, किस संपत्ति पर सरकार दावा करेगी, किस पर नहीं करेगी, और क्या वक्फ का आगे अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, हकीकत में वक्फ रहेगा या नहीं रहेगा, तमाम सवाल होंगे। तो जब ही क्लियर हो पाएगा जब ये पूरी कमेटी की रिपोर्ट बनकर के सामने आ जाएगी। ठीक है ताबिश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और पूरी निगाहें जो है इस जेपीसी की मीटिंग पर है, क्योंकि इसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार वक्फ संशोधन अधिनियम के ऊपर क्या कुछ फैसला आता है। और रिपोर्ट का इंतजार सबसे पहले किया जाएगा जो कि 28 जनवरी को पेश होनी है। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली को लेकर ही चर्चा होगी जहां पर विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक है और इसी में प्रचार प्रसार जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गया है। और दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर बात की जाए तो सभी राजनीतिक दल जो है वो पूरी ताकत से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए दिल्ली की तो फिलहाल मोदी और केजरीवाल एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये ओवैसी की तरफ से बयान जो है वो सामने रखा गया है और जाहिर सी बात है आप वर्सेस बीजेपी ही दिल्ली की सत्ता में इस बार दिख रहा है कि किसकी कुर्सी होगी वो बस इंतजार है। क्योंकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो बैक फुट पे नजर आ रही है, फ्रंट फुट पे यही दो पार्टीज हैं और दिल्ली में एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो की जा रही है। जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो 14 रैलियां उनके द्वारा की जाने वाली है। जेपी नड्डा के द्वारा रैलियां की गई। जहां पर राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो 22, 23 और 24 जनवरी को उनके द्वारा रैलियां की जानी थी, लेकिन स्वास्थ्य के चलते उन्हें रद्द कर दिया गया और वहां पर राहुल गांधी नहीं पहुंचे। और ये भी कहीं ना कहीं एक अब चैलेंज उभर कर आएगा, क्योंकि यहाँ जनता जिस चेहरे को देखना चाहती है, सुनना चाहती है कि वो अपनी पार्टी को किस तरीके से पार्टी की तस्वीर आगे रखते हैं ताकि दिल्ली की तस्वीर बदल सके, तो उसमें वो चेहरा नहीं आ पाया। और फिलहाल ये बड़े स्टार प्रचारक आम आदमी पार्टी के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, तो वो ताबड़तोड़ रैलियां दिल्ली में करते हुए नजर आ रहे हैं। कि विधानसभा चुनाव ने अब रफ्तार पकड़ ली है, चुनाव प्रचार किया जा रहा है, सभी बड़े नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा भी लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाकर तमाम बड़े स्टार प्रचारक यहां पहुंच रहे हैं। तो ताबड़तोड़ रैलियां लगातार देखने को मिल रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी का चेहरा सामने है, क्योंकि एक बड़ा ही प्रतिष्ठित चेहरा है जो कि लोकप्रिय नेता भी हम कह सकते हैं। और यहाँ पर दिल्ली में पहुंचकर वो ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। हालांकि कल उनकी रैली जो प्रस्तावित थी, उनके स्वास्थ्य खराब होने के चलते ये रैली जो है वो कैंसिल की गई और अब और रैलियां प्रस्तावित आगे की गई। इसी बीच केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी की रैलियां भी प्रस्तावित है। तो यहाँ पर दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो सियासत जो है वो गर्मा चुकी है। उज्जवल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। पल पल की खबर उज्जवल आप रख रहे हैं, क्या कुछ लगता है किस तरीके से अब दिल्ली में सियासत जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस बहुत पीछे हो गई है रेस से? ठीक, देखिए जिस तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को जिस आक्रामकता से दिल्ली के चुनाव प्रचार में जो है वो अपनी ताकत झोंकनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं हमें जो है
पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की ताकत झोंकती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई नहीं दी। और देखिए कांग्रेस पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं राहुल गांधी, जिनको कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे लेकर चलती है, उनकी 2 रैलियां जो है वो बैक टू बैक राजधानी दिल्ली में कैंसिल हुई। उससे पहले भी एक नई दिल्ली विधानसभा में संदीप दीक्षित के लिए उन्होंने जो है वो रैली करनी की, वो भी कैंसिल हुई। तो यानी टोटल 3 रैलियां जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं। 22-23 यानी कल और परसों की जो रैली है वो भी कैंसिल हुई। और आज मादीपुर में जो रैली होने वाली है राहुल गांधी की, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि उनकी जो तबीयत है वो अभी भी ठीक नहीं है, अस्वस्थ है वो। कांग्रेस सूत्र ऐसा बता रहे हैं। तो आज भी बहुत मुश्किल है कि राहुल गांधी मादीपुर में जो है वो जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन वही अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी आक्रामक होकर जो है वो अपने स्टार प्रचारकों को जमीन पर उतार दिया, लोगों से संवाद करा दिया, लोगों को बता दिया कि अगर उनकी पार्टियां दिल्ली में जीतती है तो क्या कुछ दिल्ली के लिए वो काम करेगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। अगर आप कल भी देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने दिल्ली में बैक टू बैक लगातार कल ही 3 रैली करी है, किराड़ी में करी है, फरोजबाद में करी, एक जनकपुरी में करी। और उसके अलावा अगर आप आज देखेंगे तो आज भी बीजेपी नड्डा की 2 लगातार राजधानी दिल्ली में रैली होने वाली है। एक तरफ चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है, वहीं पर दूसरी तरफ एक दूसरी पार्टी पर कटाक्ष करने का दौर भी देखने को मिल रहा है। ओवैसी कह रहे हैं कि केजरीवाल और मोदी दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, देखिए आप देखेंगे तो लगातार जो है इस चुनाव प्रचार के दौरान जो है, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई अन्य दल हो, वो लगातार एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए सुदर्शन ओवैसी तो लगातार ही जो है वो अपनी बातें रखते हैं और वो कहीं ना कहीं इस बारी जो है वो जो चुनाव भी उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो लड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में 3 ही प्रमुख पार्टियां जो जिनके बीच जो है वो टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस उससे पीछे आ रही है और इस पर बीजेपी की तरफ से तंज कसा जा रहा है। रविशंकर प्रसाद की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी की जो रैली है वो जानकर कैंसिल की जा रही है, राहुल गांधी के ऊपर इंडिया गठबंधन का प्रेशर है, इसलिए पीछे के दरवाजे से जो है वो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ आगे मैदान में उतार दिया संदीप दीक्षित को। कहना कि वो आक्रामक होकर केजरीवाल के खिलाफ और साथ ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो भी सामने आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इसका खामियाजा जो मेरे को लगता है वो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता हैं। उज्जवल, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी का ये कहा जा रहा है कि वो पीछे के दरवाजे से आम आदमी पार्टी का साथ दे रही है, पहली बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 2 बड़ी पार्टीज है इस देश की। दूसरी बात, दिल्ली के पिछले चुनावों की बात की जाए तो 4% के करीब कांग्रेस को वोट मिले, 53% के करीब आम आदमी पार्टी और 38 के करीब भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी तो साफ तौर पर दिख रही है कि वो चुनावी दौड़ में है, लेकिन जहां 4 से अगर वो वहां तक आम आदमी पार्टी को टक्कर देने की वोट की बात हो तो कांग्रेस ठीक ही है, फिर अगर बैकफुट से साथ देती है तो सवाल तब भी खड़े होंगे, कटघरे में कांग्रेस तब भी होगी। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी की जो रैलियां हैं वो कैंसिल हो रही हैं और वो एंड मौके पर कैंसिल हो रही हैं। चाहे वो देखिए अगर आप बात करेंगे जो रैली उनकी होनी थी, जो लगातार उनको जो पहुंचना था, अलग अलग जो 2 जगह थी वहां पर वो नहीं पहुंचे और एंड मौके पर जो है उनकी जो रैली है वो कैंसिल की गई। वहां पर पोस्टर बैनर जो है मंच तक सजा दिए गए थे और उसके बावजूद आखिरी मौके पर बताया गया कि राहुल गांधी नहीं आ रहे। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी पीछे हो रही है। बल्कि अगर आप देखेंगे तो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो, ये दोनों दिल्ली में ही रहते हैं। तो अगर राहुल गांधी नहीं पहुंच रहे थे तो उनको जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को किसी बड़े चेहरे को उतारना चाहिए था, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी ने बड़ा चेहरा नहीं उतारा, बल्कि जो रैली है उनको कैंसिल करना पड़ा। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पीछे खिसकती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है उज्जवल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। उज्जवल कुमार यहाँ दिल्ली विधानसभा चुनाव के हवाले से अपडेट कर रहे थे। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी के नेता मिले हैं और केजरीवाल पर हमला मामले में मुलाकात जो है वो की है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, उसके बाद ये मुलाकात और अब केजरीवाल पर हमले की जानकारी साझा की गई है। पूरी खबर क्या है वो आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मुलाकात की है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से केजरीवाल पे जो हमला उसको लेकर ये शिकायत फिलहाल की गई है और इसमें आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो अभी
मुकाबला जिस तरीके से सामने है, चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी के नेता भी मिल रहे हैं और केजरीवाल पर हमला मामले में मुलाकात जो है वो की जा रही है, इलेक्शन कमीशन से ये मुलाकात की जा रही है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगातार अब दिल्ली की सियासत जो है काफी करवट बदल रही है और इलेक्शन कमीशन से मुलाकात जो है आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। तो वहीं जहां पर दिल्ली के विधानसभा चुनावों की बात हो रही है तो बात करेंगे मिल्कीपुर सीट यानी कि उत्तर प्रदेश की। तो आपको बता दें मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारियां जो है और तेज हो चुकी है और यहां पर सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटे हुए हैं और थोड़ी ही देर में मिल्कीपुर में सीएम योगी की रैली जो है वो देखी जाने वाली है और मिल्कीपुर में सीएम योगी की सबसे पहली बड़ी रैली जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया जो गलतियां पहले हुई है उसे दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। तो बिल्कुल सभी राजनीतिक दल जो हैं वो लगातार कमर कस रहे हैं और सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए इस एक सीट को अपने नाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में उपचुनाव वाली मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज वहां पर पहुंचेंगे और ये संभावना है कि हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचेंगे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए। हमारे साथ रजा अब्बास ज्वाइन कर चुके हैं हमारे संवाददाता इस हवाले से अपडेट करने के लिए। रजा बताइएगा, मिल्कीपुर सीट को लेकर अब रेस और तेज हो चुकी है, आज सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली वहां पर होगी, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, आपको एक बात बता दें कि बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है मिल्कीपुर उपचुनाव, क्योंकि अयोध्या से 2024 में अवधेश प्रसाद को सांसद चुने गए थे और खासतौर पर केंद्र बिंदु रहा है राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर से शुरू हो, क्योंकि जिला जनपद जो है अयोध्या है, मिल्कीपुर उपचुनाव की सीट खाली हुई थी अवधेश प्रसाद सांसद बनने के बाद। उनके बेटे अजीत जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, इधर चंद्रभान पासवान भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा और क्योंकि वो मुखिया है उत्तर प्रदेश के, सरकार संचालन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य चेहरा है उत्तर प्रदेश में, तो उनको इस सीट को जिताकर केंद्र नेतृत्व जो है खासतौर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी और दीगर जो नेता है भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट जिता के दिखाना है कि उत्तर प्रदेश का चेहरा। बिल्कुल रजा, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, इन तमाम पार्टीज की अगर बात की जाए, प्रचार प्रसार की तो बात सामने आती है इस एक सीट को लेकर, लेकिन यहाँ जातिवाद के तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है सभी विधायकों को रख रही है ताकि वो यहाँ पर प्रचार प्रसार करे। क्या कुछ लगता है किस तरीके की स्ट्रैटेजी एजेंडे के साथ बीजेपी आ रही है मिल्कीपुर सीट पर? देखिए, वहाँ पर जितने भी जाति समीकरण के वोट बैंक उस हिसाब से वहाँ मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। विधायक जो है उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में कई विधायक की ड्यूटी लगी है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारकों की सूची उन्होंने बनाई है, उसमें हर समाज हर वर्ग के जो उनके नेता है उनको रखा है ताकि उस वोट बैंक को अपनी तरफ खींच के ये दिखा दिया जाए कि उपचुनाव में ये बढ़त भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली है। लिहाजा आज से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में रहेंगे और वहाँ चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, अब कल से जो है वो ब्रजेश पाठक पहुंच रहे हैं, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य की रैलियां लगी हैं। तो कोई भी जो स्टार प्रचारक है, बड़ा नेता है भारतीय इस मौके को जाना नहीं चाहता है और गंवाना नहीं चाहता है इस सीट को पुनः वापस, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते लगातार कई वर्षों से विधायक चुने जाने आ रहे थे, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना गया, इस गढ़ को तोड़ना है। और ओके, ठीक है रजा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो मिल्कीपुर सीट को लेकर चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी रैली वहां पर होने वाली है, जिसमें कि ये संभावना है कि हजारों की तादाद में बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थक वहां पहुंचेंगे। तो चलिए, यहाँ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, चल वापस लौटेंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सबका छोटे से ब्रेक के बाद। आगे बढ़ जाएंगे, अब बात होगी उत्तर प्रदेश के हवाले से, जहां पर कि सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े ऐलान कर रहे हैं और उन्होंने युवाओं के उत्थान के लिए उनके हित में एक बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत हो चुकी है।
जिसका ऐलान आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद किया है। 24 जनवरी को यूपी दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की, इस योजना की शुरुआत करने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि 24 जनवरी को यूपी दिवस पर ये शुभारंभ जब किया जाएगा तो अभियान के तहत हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार जो है वो दिया जाता है। और रोजगार की अगर बात की जाए तो हर युवा का यही मुद्दा है। जिस तरीके से हम युवाओं को लेकर बात करते हैं, एक अहम वर्ग किसान हो, महिला हो, हर किसी के बारे में सोचा जाता है, लेकिन बेरोजगारी को लेकर ये यानी कि यूपी दिवस पर सीएम योगी का तोहफा है, जहां पर अभियान जो है वो चलाया जाता है और हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाता है। 10 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार का अवसर जो है मिलेगा। और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है, अभियान के तहत हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलता है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान क्या कुछ है, इस हवाले से आपको बताएंगे। इस अभियान के तहत हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर युवाओं को दिया जाएगा बिना ब्याज और बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई भी कर सके। और अगर स्टार्टअप्स भी करना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, स्टार्टअप्स के लिए उन्हें इस अभियान के तहत ये तोहफा दिया जाता है और लोन जो है बिना गारंटी के मिलता है और ब्याज भी यानी इंटरेस्ट उन्हें नहीं देना पड़ता है। तो फिलहाल अगर इस चीज़ की बात की जाए यानी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, तो युवाओं का एक सबसे बड़ा कह सकते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा तोहफा रहता है, सौगात रहती है जो हर साल योगी सरकार लेकर आती है। और 10 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार देना एक आंकड़ा है जो योगी सरकार लगातार पूरी करती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है ये, जिसके तहत कि हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। क्या है ये पूरी स्कीम, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ग्राउंड लेवल पर, तमाम चीज़ों को लेकर गौरव पांडे हमें अपडेट करेंगे। गौरव, आप बताइएगा, ये जो सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग वर्ग के लिए लगातार कुछ बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं और अब युवा भी पीछे नहीं है, युवाओं के लिए अब बड़ी एक योजना का ऐलान कर दिया गया है, पूरी जानकारी क्या है विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में चाहे स्वास्थ्य का महकमा हो या किसानों के लिए हो, सभी के लिए कुछ न कुछ योजनाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर निकालते रहे हैं। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से देखा जा रहा है कि भर्ती का मामला जो है हमेशा से गर्माता रहा है, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, युवाओं में आक्रोश है। उसको देखते हुए जब उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण दिवस यानी कि आज 24 जनवरी को नवनिर्माण दिवस के रूप में देखा जा रहा है, तो सीएम योगी ने एक बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की जा रही है। आपको बताएं कि तकरीबन 1 लाख युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा। 10 साल में माना जा रहा है कि 10 लाख युवाओं को इससे रोजगार का अवसर मिल जाएगा। युवाओं को जो ये 10 लाख रुपए का लोन कह लीजिए या ये बिना किसी गारंटी के मिलेगा, यानी इसके लिए ना कोई ब्याज देना है ना कोई गारंटी लगनी है। युवा कहीं का भी उत्तर प्रदेश में किसी भी शहर का किसी भी उसको किसी प्रकार का कोई लोन नहीं देना है, कोई गारंटी नहीं देनी है कि उसके एवज में उसको कोई गारंटी देनी पड़े। सबसे बड़ी बात ये कि जो यूपी के युवा है वो अपने आप को एक स्टार्टअप के रूप में भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि स्टार्टअप हमारे देश में कौशल की कमी नहीं है, वो स्टार्टअप कर सकते हैं। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान भी किया है कि अब 10 लाख रुपए की जो ये मदद होगी वो कहीं ना कहीं युवाओं को स्टार्टअप के रूप में भी काम आएगी। अपने आप में देखिए तकरीबन माना जा रहा है कि 7.5 लाख रुपए तक इस योजना में अभी तक युवाओं को करीब करीब दिए जा चुके हैं। अभी भी कई युवा ऐसे हैं गौरव, जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही योगी सरकार ने यहाँ पर इतनी बड़ी सौगात दी, काफी सारे प्रस्तावों पर मुहर लगाई, उसमें युवा की अगर बात की जाए तो बेरोजगारी युवाओं का एक मुद्दा बना रहता है और इसी में हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरी देना, जाहिर सी बात है योगी सरकार की ये जो प्लानिंग है युवाओं के लेकर, तो किस तरीके से हर साल जो है अब निकलकर सामने आ रही, युवाओं का क्या कुछ कहना है। स्टार्टअप्स की भी बात है, यहाँ पर लोन देने की बात है, पढ़ाई को लेकर हर एक बात की जा रही है, हर एक पहलू युवाओं के तौर पर एजुकेशन के हवाले से रखा जा रहा है।
बिल्कुल, देखिए अगर मैं युवाओं के रोजगार की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अगर फिलहाल पिछले 6 महीने या पिछले 1 साल का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद जो पुलिस भर्ती परीक्षा निकली थी वो भी पूरी नहीं हो पाई। इन सभी परीक्षाओं को लेकर के, लेखपाल की परीक्षा को लेकर के वो भी पूरी नहीं हो पाई। इन तमाम चीजों को लेकर के जो युवाओं में आक्रोश है वो कहीं ना कहीं 2027 यानी कि आने वाले चुनाव में योगी सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है, जिसको देखते हुए ये बड़ा ऐलान किया है। युवा इस ओर जाएंगे, चाहे स्टार्टअप करे, 10 लाख रुपए उन्हें मिलेंगे, वो भी आने वाले 10 साल तक लगातार मिलते रहेंगे, जिसकी कोई गारंटी नहीं, कोई लोन नहीं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अच्छी पहले, हालांकि ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से युवाओं को रोजगार देके सेटल करेंगे, इसको किस क्षमता के अनुसार उसको किस कार्य में लगाया जाएगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। जी ठीक है गौरव, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जहां पर हरियाणा को लेकर बात होगी और हरियाणा सरकार की आपको बता दें कि 100 दिन जो है वो पूरे हो चुके हैं और इसी में आज हरियाणा सरकार अपने 100 दिन की रिपोर्ट जो है वो सामने रखेगी, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी बड़ी सौगात देंगे प्रदेशवासियों को। ये सौगातें मिलेंगी जिसमें 8 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। हरियाणा भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के लोगों की पहली पसंद बने हुए और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो जनता पार्टी ने हरियाणा की जनता से किए थे, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और वोटों से जिताया है, तो नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री है उन्होंने भी अपना वादा मैनिफेस्टो में दिए गए पॉइंट्स को पूरा किया है। तो बिल्कुल 8 परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा और एक बड़ा कार्यक्रम, एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाएगा, जिसमें हरियाणा सरकार के तमाम जो बड़े नेता हैं, जो मंत्रिमंडल है वो भी शामिल होगा और उसी के साथ साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ वहां पहुंचेंगे और इस दौरान कई बड़ी सौगातें एक बार फिर से हरियाणा वासियों को मिलेंगी, क्योंकि ये हैट्रिक लगाने के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी सामने कि तीसरी बार हरियाणा की जनता की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरना है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन उस चैलेंज को पूरा करते हुए आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं और 100 दिन पूरे होने के बाद एक और बड़ी सौगात सीएम सैनी जो है वो आज देने वाले हैं। इसी बीच हमारे साथ संदीप गोयल ज्वाइन कर चुके हैं हरियाणा से अपडेट करने के लिए। संदीप, 100 दिन पूरे हो चुके हैं, एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो सामने रखा जाएगा जनता के सामने कि जो उम्मीदें थी जनता की भारतीय जनता पार्टी सरकार से क्या वो पूरी हुई है या फिर नहीं, और उसके बाद एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, तमाम बड़ी योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण होगा। देखिए, बिल्कुल सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और ऐसे में सरकार जो बनी उसके जो वादे चुनाव से पहले किए गए थे उनको धीरे धीरे अब जो नायब सिंह सैनी है वो पूरे करने की बात कह रहे हैं। इसी कड़ी में कल एक कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें कई अहम फैसले जो है दिए गए, लेकिन आज 100 दिन जो सरकार के हुए हैं उसको लेकर कई ऐसी योजनाएं और परियोजनाओं का आज जो है उद्घाटन और शिलान्यास जो नायब सिंह सैनी है वो करने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें कई बड़े मंत्री जो है नायब सिंह सैनी के साथ रहने वाले हैं और कई ऐसी परियोजना चाहे फिर कुरुक्षेत्र हो चाहे हरियाणा के अलग अलग जिले को हो उनको देने का काम किया जाएगा। और फिर अब सरकार उन चीजों को भी ध्यान रख रही है, जिस तरह की बातें उन्होंने महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने की बात कही गई थी, उस पर मोहर लग सकती है आज। और ऐसे में कई जो वादे हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने से पहले नायब सिंह सैनी ने किए थे उनको जो है कैसे धरातल पर उतारा जा सके, कैसे जो है जनता के बीच उनको पहुंचाया जा सके, इसके लिए भी जो है नायब सिंह सैनी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। संदीप, जिस तरीके से यहाँ पर जनता ने विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया है तीसरी बार, और ये छोटी बात नहीं है, और इसके बाद सभी पॉइंट्स संकल्प पत्र के पूरे भी किए जा रहे हैं। अब इसी रोड मैप पे चलते रहना और आगे भी ये विश्वास बनाए रखना और उम्मीद जो है जनता से वोटों की रखना, किस तरीके से रोड मैप जो है पूरा तैयार किया है नायब सिंह सैनी की सरकार ने? देखिए, बिल्कुल नायब सिंह सैनी की जो सरकार है वो अब लगातार आगे बढ़ रही है और 100 दिन आज जो है नायब सिंह सैनी के हो चुके हैं सरकार के, और ऐसे में वो चाहते हैं कि एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा संदेश जो है जनता के बीच जा सके। और कितने कार्य सरकार ने जो है जनता के लिए 100 दिनों में किए उनका भी कहीं ना कहीं जो है जानकारी नायब सिंह सैनी दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कई ऐसी बैठकें और कई महत्वपूर्ण फैसले पिछले दिनों लेते हुए नजर आए, जिसमें किसानों को एमएसपी की गारंटी देने से लेकर जो है अब कर्मचारियों को जो है वेतन बढ़ाने से लेकर और
अब उद्योगपतियों को जो है उनको कर्जा माफ करने की पहल जो सरकार की ओर से की गई है, इन तमाम पहलुओं का भी जिक्र जो है किया जाएगा। तो यानी कि सरकार अपने 100 दिन के कार्यकाल की जो जानकारी है वो सामने रखेगी और मीडिया के सामने रखते हुए उन चीजों की जानकारी रखेगी कि सरकार ने जो 100 दिन का अपने कार्यकाल है वो किस तरह से गुजारा है और किस तरह से लोगों के लिए काम किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चीजों के बारे में जानकारी देने के लिए, अपडेट करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर हरियाणा से, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी की जनता जो है वो मुरीद हो चुकी है और सीएम के काम और व्यक्तित्व की आम जनता मुरीद बन चुकी है। संत कबीर कुटीर में सीएम ने जन सुनवाई की है और लगातार कुछ लोग वहां पर सीएम सैनी से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। जन सुनवाई में नागरिक ने सीएम को अपनी तमाम जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनके बारे में अवगत करवाया और सीएम नायब सिंह सैनी ने लगातार उनकी समस्याओं को सुना और कुछ समस्याओं का निस्तारण मौके पर किया गया और बाकी की जो समस्याएं थी उसके बारे में तमाम जो विभाग हैं उनको कहा गया कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निस्तारण हो। चेहरा सीएम नायब चाहिए, खिलखिलाता चेहरा सीएम नायब चाहिए। खरीद एमएसपी पे फसलों की है सबसे ज्यादा, खुशहाल किसान है नायब ने निभाया वादा। खरीद एमएसपी पे फसलों की है सबसे ज्यादा, खुशहाल किसान है नायब ने निभाया वादा। हरियाणा को अब देश में अब तो नंबर 1 पे रहना है, पारदर्शी है शासन अब तो सबका यही कहना है। नॉन स्टॉप विकास अब तो कायम चाहिए, नॉन स्टॉप विकास अब तो कायम चाहिए। खिलखिलाता चेहरा सीएम नायब चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। खिलाता सुन सकते हैं कि सीएम नायब सिंह सैनी के मुरीद हुए हैं, गाने गाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके लिए बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक आज होने वाली है, जहां गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होगी और साथ ही साथ आज शाम 6 बजे कोर कमेटी की बैठक भी होने जा रही है। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी उनके साथ यहाँ पर शामिल होंगे। संगठन विस्तार, दिल्ली चुनाव पर चर्चाएं होंगी। लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है, तमाम स्टार प्रचारकों के नाम उसमें शामिल है और उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नाम भी शामिल है। वो भी दिल्ली में जाएंगे और जनता को लुभाने की कोशिश, अपने पक्ष में वोट करने को कहेंगे। और इसी बीच में यहाँ पर बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक आज हरियाणा में होगी और गुरुग्राम में बीजेपी कार्यालय में अहम बैठक होने वाली है। 6 बजे से ये कोर कमेटी की बैठक होगी। तो चलिए इसी बीच आपको उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर ले चलेंगे, जहां पर की उपचुनाव होने हैं और इसके तहत सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली यहां पर हो रही है। आप देखिए किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और सीएम उनको संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। रामचंद्र भगवान की, सियावर भगवान श्री राम की, भक्त वत्सल हनुमान जी महाराज की, भक्त वत्सल हनुमान जी महाराज की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, नमः पार्वती पतिये हर हर। महर्षि वामदेव की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए श्री राम जन्मभूमि की पावन धरा अयोध्या को नमन करते हुए मैं सबसे पहले आप सभी मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के इस क्षेत्र में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों का
आज के इस चुनावी सभा में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित अयोध्या के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कृषि शिक्षा श्री सूर्य प्रताप शाही जी, उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री, जिनके प्रयास से अविरल और निर्मल गंगा प्रधानमंत्री मोदी जी का मिशन साकार हो रहा है और प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है, ऐसे श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के सहकारिता मंत्री, जो निरंतर आपके बीच में रह करके शाही जी के नेतृत्व में इस अभियान को, विजय श्री के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, श्री जेपीएस राठौर जी, प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, प्रदेश के आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य के राज्य मंत्री कुंवर मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश के खाद्य और रसद विभाग के मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, महापौर पंडित गिरीश पति त्रिपाठी जी, माननीय विधायकगण श्री रामचंद्र यादव जी, वेद प्रकाश गुप्त जी, अमित सिंह चौहान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रौली सिंह जी, पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी, पूर्व विधायक श्री गोरखनाथ बाबा जी, पूर्व विधायक श्री रामू प्रियदर्शी जी, पूर्व विधायक श्री इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश पटेल जी, जिला अध्यक्ष संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी, जिला पंचायत सदस्य बबलू पासवान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री कमला शंकर पांडे जी, अवधेश पांडे जी, अभिषेक मिश्रा जी, रघुनंदन चौरसिया जी, ओम प्रकाश सिंह जी, जिला महामंत्री राधेश्याम त्यागी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री चंद्रभान पासवान जी और उपस्थित मेरे सभी बहन और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से अयोध्या जनपद की इस मिल्कीपुर विधानसभा में आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और आपके उत्साह को देख करके, आपके उमंग को देख करके मुझे प्रयागराज का महाकुंभ याद आ रहा है। मैं परसों ही हमारी पूरी कैबिनेट, सभी मंत्रीगण प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम पर हम लोगों ने डुबकी लगा करके पुण्य के हम भागीदार बने।
बहनों और भाइयों, कितना आनंद आ रहा था और कितने हम सौभाग्यशाली हैं, बिना भेदभाव के, बिना किसी बाधा के हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में इस सदी की 144 वर्षों के बाद इतना पावन क्षण हमारे सामने आया कि हमें प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होकर के देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप याद करिए, पिछले 10 दिन के अंदर, पिछले 10 दिन में प्रयागराज में 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी के संगम में स्नान किया। 10 करोड़ लोगों ने। दुनिया के तमाम देशों की आबादी 10 करोड़ नहीं है और 13 जनवरी से 26 फरवरी के 45 दिनों के अंदर महाकुंभ में जो स्नान होगा, बहनों और भाइयों, ये 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। 45 करोड़ आबादी दुनिया में केवल 2 देशों की है, 45 करोड़ से ज्यादा। एक भारत की है और दूसरा चीन की है। बाकी दुनिया के जितने भी देश हैं, लगभग 200 देश हैं, उन 200 देशों की आबादी 45 से 40 करोड़ से कम ही है। हम उत्तर प्रदेशवासी, भारतवासी सौभाग्यशाली हैं। ऐसे ही नहीं, हमारे ग्रंथों ने लिखा है कि दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और भी दुर्लभ है। और प्रयागराज महाकुंभ इस बात का एहसास करा रहा है। पूरा देश, पूरी दुनिया, हर सनातन धर्मावलंबी बिना जाति के, बिना पंथ के भेदभाव के एक संगम में स्नान कर रहा है, गौरव की अनुभूति कर रहा है। मां गंगा का आशीर्वाद, भगवान प्रयागराज का आशीर्वाद उस संगम के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। और संगम का एक ही संदेश है, महाकुंभ का एक ही संदेश, या त्रिवेणी का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। बहनों और भाइयों, एकता, एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद, सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद। और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। उसी जातिवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। आपके विकास में बाधा है ये बांटने की राजनीति। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। याद करिए, अयोध्या जनपद का ही पुराना जनपद है अंबेडकर नगर जनपद, इसी से अंबेडकर नगर जनपद बना। और जब ये पुराना जनपद अयोध्या था, तब इसी जनपद में पैदा हुए थे स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों के लिए। उन्होंने कहा था, संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। आप मुझे बताओ, ये आज के समाजवादी
तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे, जगह जगह झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है, किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये लोग उस हर कार्य का विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। याद करिए 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला अयोध्या में विराजमान हुए, समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध करके आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया था। ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी है। ये समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों की खून से सने हुए हैं, जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल करने का काम किया था। अयोध्या की गलियों में निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। ये वही समाजवादी पार्टी है। कि किस तरीके से सीएम योगी जो है वहां मिल्कीपुर पहुंच रहे हैं और उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहां पर मुकाबला जो है काफी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि अब प्रचार प्रसार का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो ताबड़तोड़ रैलियां सीएम योगी की आगे बढ़ेंगी, जहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। और आपको बता दें कि मेला अधिकारी महाकुंभ विजय किरण आनंद ने दौरा किया है और मीडिया के शिविरों में कमियों की जांच जो है वो की गई है। तो यहाँ पर मीडिया कर्मियों के मेला में प्रवेश पर भी सख्त आदेश जो है उनके द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि महाकुंभ को लेकर लगातार कुछ अपडेट सामने आ रही है और अब आज एक अपडेट सामने आ रही है जहाँ पर मीडिया कर्मियों को अब अधिकारियों द्वारा नहीं रोका जाएगा। मेलाधिकारी महाकुंभ विजय किरण आनंद ने इस मेला क्षेत्र का दौरा किया और जहां पर मीडिया कर्मियों की रहने खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई थी, वहां पर दौरा किया गया और ये साफ तौर से कहा गया है कि मीडिया कर्मियों को अब मेला क्षेत्र में जाने से नहीं रोका जाएगा। तो ये बड़ी खबर, विजय किरण आनंद द्वारा वहां दौरा किया जाता है, जिसके बाद ये बड़ा फैसला, क्योंकि लगातार मीडिया कर्मियों को कुछ दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी, उनको वहां पर मेला क्षेत्र के अंदर जाने से रोका जा रहा था, लेकिन अब जब ये दौरा हुआ है, अब मीडिया कर्मियों को अधिकारियों द्वारा नहीं रोका जाएगा। प्राथमिकता है कि मीडिया के बंदों को मेले के संबंध में सारी जानकारियां सभी पटलों पर प्रदर्शित करें। इसके लिए प्रतिकूल काम को बता दीजिएगा कि मीडिया का पास अगर कोई अधिकृत पास दिखा रहे हैं, उनके लिए प्रमाणित दिखाया जा रहा है, तो उनको मेला क्षेत्र में आने के लिए प्रतिबंध ना करें। अगर कोई ऐसा करता है तो उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करेंगे। शासन की प्राथमिकता है कि मीडिया के बंदों को मेले के संबंध में सारी जानकारियां सभी पटलों पर प्रदर्शित करें। इसके लिए प्रतिकूल काम ना करें, इसको बार बार बताना पड़ेगा। कृपया करके कंट्रोल रूम से सारे रेडियो ग्रिड्स में ये संदेश तुरंत पहुंचा दीजिए। तो चलिए फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे शिफन शर्मा और मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।